नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। एक महीने से दोनों मुख्यमंत्रियों की यह मुलाकात दूसरी बार रही है। वहीं इससे पहले 12 अप्रैल को दोनों मिले थे। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी थे। नीतीश ने अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया था। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं, यह संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है तो विपक्ष हमारा साथ दे। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के विरोध में वे देश भर की विपक्षी पार्टियों से मिलकर समर्थन मांगेंगे और 23 मई को वे कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे अन्य विपक्षी दलों से सिलसिलेवार मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दी कि विपक्षी एकता को लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कवायद कर रहे हैं। लगातार जो विपक्षी नेताओं से मिलने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दूसरी बार वहीं अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान उन्होंने तमाम चीजें और तमाम प्रक्रियाएं दी और उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष एक है। अब विपक्ष सिलसिलेवार तरीके से मुलाकात कर रहा है। आपको बताते चले कि एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और जिसके बाद से लगातार कवायद तेज हो गई कि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार पूरी तरीके से लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है क्या नीतीश कुमार के इकट्ठा करने से, क्या नीतीश कुमार के दम भरने से विपक्ष एक हो पाएगा? क्या सीएम नीतीश, सीएम ममता बनर्जी, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और तमाम जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, क्या इन सभी के मिल जाने से क्या इनके मुद्दे भी एक हो जाएंगे? फिलहाल अभी जो अटकलों का दौर चल रहा है वो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार धीरे धीरे करके सभी विपक्षी नेता। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए नीरज कुमार जेडीयू प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि लगातार राजनीतिक गलियारों के बीच में सीएम नीतीश कुमार लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वही 2 महीने के अंतर्गत भी ये दूसरी मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल से उन्होंने की और माना यह जा रहा है कि इसके बाद अब ममता बनर्जी और उसके बाद उद्धव ठाकरे और तमाम लोगों से वो मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि टेक्निकल इशू की वजह से नीरज जी से हमारी संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में इस समय सत्ता पर काबिज जेडीयू के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी से तेजस्वी यादव सुर्खियों में हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं। लगातार कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, कभी सीएम ममता बनर्जी से, तो कभी अखिलेश यादव से, कभी उद्धव से, तो कभी शरद पवार से। तो कुल मिलाकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में सीएम नीतीश कुमार चल रहे हैं। लेकिन सवाल वही, क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या विपक्ष के मुद्दे एक होंगे? क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा? तमाम सवाल हैं और जिसके जवाब समय के अनुसार मिल जाएंगे। 2024 के पहले सीएम नीतीश कुमार का ये कहना है कि लगातार केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष अगर आवाज खुलकर बोलता है, आरोप लगाता है या फिर उनके नियमों का, उनकी उपलब्धियों को दरकिनार करता है, उनमें कमी निकालता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जाती है। ईडी और सीबीआई के छापे पड़वाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष एकजुट हो। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी नेता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि बिहार से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार
विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी में है। लगातार उनके मिलने का सिलसिला चाहे अरविंद केजरीवाल से हो, सीएम ममता बनर्जी से हो, अखिलेश यादव से हो, उद्धव ठाकरे से हो या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हो, सबसे एक कर एक वो मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? नीरज जी। जी जी जी, नमस्कार। आपने जो ये सवाल उठाया पूरी तरह ये चीज हास्यास्पद है। एक कहावत आपने सुना होगा कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। तो ये मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से पर्यटक मुख्यमंत्री बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिसके खुद के घर में आग लगा हो, इनकी पार्टी जब उनसे एकजुट नहीं रह पा रही। मैं आपको बताऊं कि मैं भी इनकी पार्टी का प्रवक्ता और प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हुआ करता था। पिछले ही दिन 18 तारीख को 400 पार्टी के महत्वपूर्ण साथियों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया और बीजेपी के साथ हम लोग आ गए। तो जो व्यक्ति अपने पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहा हो, वो व्यक्ति पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के दिवा प्रयास में लगा हुआ है। तो ये तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि बिहार के लोग एकदम हतप्रभ है कि इस व्यक्ति को आखिर हो क्या गया है। बिहार में जो इनकी जिम्मेवारियां हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उन जिम्मेवारियों से ये पूरी तरह भाग रहे हैं और टाइम पास करने के लिए लगातार इसी नाम पर देश के विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं। कहीं कोई सफलता इनको मिल नहीं रही। जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब जब पटनायक जी के यहाँ गए, वहां गए तो चाय वाय पिए। जब इन सवालों पर पूछा गया तो कहते हैं कि इस पर बात ही मत कीजिए। बाद में पटनायक जी ने जो बोला पूरे देश में सुना। तो कहीं इनको कोई सफलता नहीं मिल रही। और ये एकजुटता कहीं से विभिन्न तरह के जंतुओं का एक साथ मिश्रण हो ही नहीं सकता। न कोई कॉमन एजेंडा है, न कहीं कुछ है। तो प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए, ये एकजुट करने के लिए। नीरज जी, आप बता रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है और सीएम नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है सर। और इस सपने के पीछे इस तरह ही पागल है। लोग रात में सपना देखता है, ये दिन में देख रहे हैं। कल की घटना आपको बताओ, ये अपने मुख्य सचिव को कह रहे हैं प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री खुद है, कभी किसी मंच पे बोल रहे थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। तो इनकी हालत तो गजीब हो गई है। इनकी विश्वसनीयता बिहार में पूरी तरह समाप्त हो गई है। जदयू में खलबली है। पूरे जदयू के कार्यकर्ता इनसे दूर जा रहे हैं। और अब ये देश में एकजुटता की बात कर रहे हैं। बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और बिहार में इनकी प्रासंगिकता, इनकी विश्वसनीयता दोनों खत्म हो गई है। और जिसकी बिहार में विश्वसनीयता खत्म हो गई, उसके ऊपर अन्य दल के लोग क्या विश्वास करेंगे? कहीं से ये है ही नहीं, कोई बात ही नहीं। तो नीरज जी, लेकिन सवाल तो यही है कि आप कह रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता नहीं है। बिहार से लोग उनके ऊपर, उनके पार्टी के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लगातार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और एक बार फिर से वो अब ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। फिर महाराष्ट्र उनका दौरा है जहां पर वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। तो लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तो कर रहे हैं। सर, इनका मुलाकात उसी तरह है कि देश और दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इनका नाम ही बिहार में आजकल चल रहा है पीएम के रूप में। ये अपने को पीएम मनाना चाह रहे हैं लोग। इनको पीएम का मतलब पर्यटक मुख्यमंत्री समझ रहा है। एक राउंड घूम लिए, फिर दूसरी बार घूमेंगे। अच्छा, ये पहला देश के सिंगल मुख्यमंत्री हैं जो बराबर सप्ताह में 4 दिन बिहार से बाहर विपक्ष को एकजुट करने बिल्कुल 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 नीरज जी, सवाल नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो सवाल वही है कि लगातार विपक्ष को एकजुट है, करने के लिए सीएम नीतीश हो गए हैं। इनकी सारी कोशिशें ये बस ऐसे ही है, चल रहा है, घूम घाम के टाइम पास कर रहे हैं और कहीं कोई बात नहीं है। इनकी पार्टी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। फिलहाल इन सारी चीजों का जवाब समय देगा नीरज जी कि 2024 के पहले विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं। आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पूरी तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अलग अलग प्रदेशों में विपक्ष के बड़े चेहरों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और 2024 में पूरी तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या ममता बनर्जी, कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा सभी को? वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चितरंजन जी। सवाल वही
कि लगातार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों लोग मिलकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 के पहले? निश्चित रूप से अब तक जिन नेताओं से भी मिले हैं काफी सकारात्मक रूप रहा है लोगों को, और सभी महसूस कर रहे हैं कि 2024 में अगर एक साथ नहीं होंगे तो भाजपा को हराना मुश्किल हो जाएगा। चितरंजन जी, ये चीज तो आप मान रहे हैं ना कि विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाएगी कोई भी पार्टी? नहीं, देखिए ऐसे भी जो भाजपा को जो पिछले चुनाव में 2019 में जो उसको वोट आया है 36% वोट आया है, जो उसका हाईएस्ट स्कोर रहा है, उसमें कोई बहुत का सवाल नहीं। तो जो 36% के अलावा जो वोट है, आपको 64% वोट उसके खिलाफ में है। तो प्रयास हो रहा है कि यह जो एक साथ अगर आएगा तो एक बेहतर रिजल्ट होगा। वहीं चितरंजन जी, सवाल यह है कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग प्रदेशों में जो विपक्ष के चेहरे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सीएम ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अन्य से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सीएम नीतीश कुमार की जो मुहिम है, जिस सोच के साथ वो विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, 2024 के पहले विपक्ष को वो एकजुट कर पाएंगे या नहीं? सवाल ये नहीं, एकजुट हो रहा है। आप देख रहे हैं जिन्होंने उसने बात किए मिले हैं, लगभग सब लोगों ने इसकी आवश्यकता बताई है और सहमति व्यक्त की है। प्रयास हुआ कि अधिक से अधिक दल एक साथ आ जाएं। अब इसमें भले ही कुछ दल अगर नहीं आ पाते हैं, लेकिन प्रयास हुआ कि अधिक से अधिक आए, और अभी जो स्थिति बन रही है, दिखाई पड़ रही है, उसमें हम समझते हैं कि अधिक से अधिक दल एक साथ आ जाएंगे। उस दिशा में काफी सकारात्मक सोच लोगों का है, और सभी महसूस करते हैं कि अभी जिस ढंग से भाजपा संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोकतांत्रिक फिलहाल इतनी चितरंजन जी, फिलहाल सीएम नीतीश कुमार इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल से उनकी दूसरी मुलाकात है और अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने मुलाकात की है। तो क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अब तक कौन कौन सी पार्टी ने ये वादा किया है कि नहीं, हम इनके साथ रहेंगे और विपक्ष में रहेंगे, साथ में मिलकर हम? नहीं, अभी तक जिन लोगों से बातचीत हुई है उसमें एक आध वो दल अपवाद के रूप में आप भले ही कह सकते हैं कि जो है तो उनके तरफ से अभी स्वीकृति नहीं मिली है। तो लगभग सब दल जो है तो इस बिंदु पर एकमत है। तो चितरंजन जी, अगर सभी दल विपक्ष में एकजुट होते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसे बनाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है देश कैसे बचेगा तो महत्वपूर्ण है। जिनके लिए भाजपा के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा महत्वपूर्ण रहा। पहले भी इस देश में बगैर प्रधानमंत्री के चेहरे के भी जो है चुनाव हुए हैं, और जो है तो बड़े से बड़े लोग धराशायी हुए हैं। इंदिरा गांधी से ज्यादा अभी लोकप्रियता इनको प्राप्त नहीं हुआ है। और इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत के खिलाफ जब 1977 में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन जो है तो इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। तो ऐसी बात नहीं है। 89 में भी आप देखिएगा 1989 में भी कोई चेहरा नहीं था। तो इसलिए यह कहना कि हाँ चेहरा पर यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, लोकतांत्रिक यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र में चेहरा बहुत मायने नहीं रखता। बिल्कुल, फिलहाल ये समय बताएगा चितरंजन जी कि विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं। आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मंगलवार 23 मई से 2000 रुपए के गुलाबी नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बीच बैंकों में बदले जाने वाले नोटों की जांच की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रांच में 2000 के नोट जमा करने के लिए आता है तो उनके नोटों में से कुछ नकली निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बैंक के नोट को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन नकली नोटों पर आरबीआई की ओर से एक मुहर लगा दी जाएगी, जिसके बाद ये रद्दी के समान हो जाएगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से कहा गया है कि बैंक में बदलने के लिए आने वाले सभी 2000 रुपए के नोटों की बारीकी से जांच की जाएगी।
इसकी सटीकता और वास्तविकता का पता लगाने के लिए नोट सॉर्टिंग मशीन के जरिए सॉर्ट किया जाएगा। बीते अप्रैल महीने की शुरुआत में नकली नोटों को लेकर आरबीआई द्वारा जारी किए गए मास्टर ट्रांजैक्शंस का पालन करते हुए नोटों की जांच की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बदलवाने के लिए दिए जाने वाले नोटों में से कोई नोट नकली पाया जाता है तो फिर उसका पैसा उसे नहीं दिया जाएगा। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के हक में रविवार को हरियाणा में सर्वखाप महापंचायत हुई। रोहतक में महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुई इस महापंचायत में हरियाणा और यूपी के अलावा अन्य राज्यों के खाप प्रतिनिधि भी पहुंचे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा धरने पर बैठे पहलवान भी शामिल हुए। सुबह 11 बजे शुरू हुई महापंचायत शाम 4 बजे तक चली। इसमें सर्वसम्मत से फैसला लिया गया कि पहलवानों के समर्थन में 23 मई को दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इंडिया गेट पर शाम 5 बजे निकाले जाने वाले इस कैंडल मार्च में देश भर के लोग पहुंचेंगे। 28 मई को नए संसद भवन में खापों की महिमा महापंचायत होगी, जिसमें देश भर से महिलाओं के अलावा खाप और किसान नेता भी पहुंचेंगे। ये महिला महापंचायत पहलवानों के साथ मिलकर जो भी फैसला लेंगी वह सभी खापों को मंजूर होगा और फैसले के 5 घंटे के अंदर सभी खापों के ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। रविवार की सर्वखाप महापंचायत में WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट कराने की डिमांड भी रखी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल लाया गया। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तब उनके वकील अभिषेक M सिंघवी ने उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला दिया था। सिंघवी ने कहा था कि वो आदमी कंकाल हो गया है, जेल में उसका 35 किलो वजन घट गया है। सिंघवी ने कहा था कि जैन की सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनका केस वेटिंग लिस्ट में 416 नंबर पर है। सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। जैन की ओर से पेश हुए वकील ने बताया था कि उन्हें वेकेशन बेंच में सुनवाई की छूट दी जाए। इस पर बेंच ने उन्हें वेकेशन बेंच में जाने की परमिशन दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में रविवार की सुबह करीब 4 बजे BMW कार चला रही एक महिला ने वहां से गुजर रहे एक शख्स को कुचल दिया। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने हादसे के बाद इस मामले की FIR दर्ज कर गाड़ी चला रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से पार्टी करके लौट रही थी, तभी स्कूटी सवार टक्कर मार दिया और हालांकि इसके बाद महिला ने घायल शख्स को खुद अस्पताल छोड़ा था, लेकिन उसका जान नहीं बच पाया। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 4:08 पर मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क हादसे को लेकर PCR कॉल आई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मोती नगर फ्लाईओवर की ओर से जाने वाली सड़क पर 2 वाहन क्षतिग्रस्त हालत में मिले। उस दौरान वहां BMW कार चालक और स्कूटी सवार पीड़ित वहां नजर नहीं आए। इसके बाद पुलिस को पता चला कि घायल को ABG अस्पताल ले जाया गया है। ABG अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि एक महिला घायल को ABG अस्पताल लेकर आई थी। अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा था, वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 36 साल के अजय गुप्ता के रूप में हुई है, जो दिल्ली के बसई दारापुर का रहने वाला था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार धीमी भले ही हो गई हो, लेकिन मामले अब भी रोजाना दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के वक्त में अगर बात करें तो
756 नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 8,675 से घटकर 8,115 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की जान गई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,832 हो गई है। वहीं संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4.49 करोड़ है। वहीं देश में इन दिनों लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में हीट वेव से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। अब मौसम विभाग यानी आईएमडी ने आज 22 मई को हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें पहले 12 मई को साल के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था, क्योंकि इस दिन तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उत्तर भारत की बात की जाए तो इस वक्त भीषण गर्मी से लोगों को झुलसा रखी थी। वहीं ज्यादातर राज्यों में तापमान भी 40 डिग्री पार पहुंच चुका है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं आने वाले दिनों में झुलसाने वाली गर्मी के लिए तैयारी रखनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।